नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे बड़े भाई साहब भाग 3, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद लमही गांव में पैदा हुए। उनका मुख्य उपन्यास है गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। और मैं हूं आपकी शिक्षिका पूनम सिंह। नमस्कार बच्चों, मैंने कल बड़े भाई साहब का दूसरा पार्ट किया था और आपको मैंने बहुत सारे मुहावरे अंडरलाइन करवाए थे, रेखांकित करवाए थे और नोटबुक में लिखने के लिए दिया था। और एक प्रश्न दिया था, आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर लेखक ने क्या व्यंग्य किया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर कि रटंत विद्या है, रट करके ही ज्योमेट्री, इतिहास, हिंदी, भूगोल इत्यादि, अंग्रेजी रट रट करके लिखना पड़ता है और उसी के आधार पे अंक दिए जाते हैं। बच्चे की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये लिखना था। और मैंने कहा था कि हम अगले दिन मतलब आज के दिन पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। पेज आपके सामने खुला हुआ है, चलिए निकालती हूँ। पेज 3, पेज 7 और पार्ट भाग 3। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज यानी आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राण अंत तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा यानी चेहरा और कांतिहीन यानी उनकी चमक फीकी पड़ गई थी, चमकहीन हो गया था उनका चेहरा। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। परिणाम सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत मुसीबत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होते जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। बच्चों, इस पैराग्राफ को निशान लगा लो, क्योंकि ये हमारे एक प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न ये है कि अगर बड़े भाई साहब की डांट फटकार मार्गदर्शन न होता तो क्या छोटा भाई अव्वल आता। तो यहाँ पर देखो, छोटे भाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि अगर उनका मार्गदर्शन न होता तो मैं दनादन पास न हो पाता। उनका डांटना, उपदेश देना उन लेखक के भले के लिए ही है। सो ये पॉइंट्स हम वहाँ पर डालेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ लेती हूँ। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता खूब मनचाहा आज़ादी बढ़ गई। आज़ादी से खेलने कूदने लगा। मेरी सहिष्णुता, सहनशीलता, सहन करना
सहनशीलता का, उनकी सहिष्णुता का मैं अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौवे, पतंग पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, मांझा यानी रस्सी, कन्ने बांधना, उसमें बांधा जाता है पतंग को एक तरीके से। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवे लूटने में बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बच्चों, कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर के हम हिंदुस्तान में आत्मा, भगवत गीता के अनुसार हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का अंत नहीं होता। इंसान मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा सिर्फ दूसरा शरीर धारण करती है। सो इस प्रकार से आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। वैसे ही ये जो हमारा छोटा भाई है, लेखक है, वह भी दौड़ा भागा चला जा रहा है। बालकों की पूरी सेना लग्गे यानी बांस की पतली डंडी बड़ी सी, जिससे आम तोड़े जा सकते हैं, कुछ ऐसा ही। लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। सहसा यानी अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ आमना सामना भिड़ंत हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हो? शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में, छोटी क्लास में, छोटे स्टैंडर्ड में नहीं हो, बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। सो देखिए, पोजीशन यहाँ पे अंग्रेजी का शब्द है, जमात यहाँ पे उर्दू का शब्द है, और बाजारी लौंडों के साथ मतलब बाजारी लौंडों के साथ यानी कि बाजारी लड़कों के साथ जो बाजार में ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, उन बाजारी लड़कों के साथ में तुम घूमते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई ने इस तरीके की डांट फटकार लेखक को लगाई। अब यहाँ पे देखिए, शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं बल्कि बड़ी क्लास में आ गई हो। बच्चों, अब अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। और एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब
और तहसीलदार हो जाया करते थे। नायब और तहसीलदार, कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलचियों, मिडिल स्टैंडर्ड, जैसे 5वीं से लेकर के 8वीं तक मिडिल क्लास कहा जाता है। आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। संपादक, एडिटर। बड़े बड़े विद्वान उनके मातहती काम करते हैं। मातहती उनके अंडर में काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो। ज़हीन यानी पढ़ने में तेज हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। ये प्रश्न आएगा कि लेखक कितना बड़ा था? 5 साल बड़ा। वो 9वीं में था और लेखक 5वीं में था। 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज मेरी ही जमात में तुम आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष, मेरे सेम क्लास में आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में जो 5 साल, तुमसे जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DPhil, डिलीट ही क्यों न हो जाओ। ये सब उपाधि है, डिग्रीज़ है। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। बच्चों, पीछे एक प्रश्न है कि लेखक ने किताबी ज्ञान और अनुभव में से किसे अधिक महत्व दिया है? तो अनुभव को अधिक महत्व दिया है। हमारी अम्मा कोई दर्जा पास नहीं थी। दादा भी शायद 5वीं 8वीं जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की कितनी भी विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया के हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो या नहीं, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करें आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना मुहावरा है, घबरा जाना। दादा को तार देने के अलावा, पहले के ज़माने में तार होता था, अब के ज़माने में टेलीग्राम, तब के टेलीग्राम और अब के ज़माने में व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, मोबाइल करो, भाई जो करना है करो। सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन में खर्च कर देते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद, धोबी और नाई के पैसे चुकता न करने पड़े इसलिए मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिल करके कितने आदमी थे? 9 आदमी। अपने हेड मास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, वो भी यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफर्ड के।
1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनके घर का इंतज़ाम उनकी बूढ़ी माँ करती हैं। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध संभाला, प्रबंध यानी मैनेजमेंट हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते, बहुत अच्छी लाइन कही है बच्चों यहाँ पे बड़े भाई ने, कि मेरे देखते तुम बेराह चलने ना पाओगे। अगर तुम नहीं मानोगे तो थप्पड़ दिखाते हुए, नहीं मानोगे तो इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति के सामने, बच्चों, नई युक्ति, नई बात, नया जो उन्होंने तर्क दिया है, इस तर्क के सामने नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता, छोटेपन का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। ये एक प्रश्न है पीछे कि भाई साहब के मन में श्रद्धा कब और क्यों उत्पन्न हुई, तो निशान लगा लीजिए। श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, देखो भाई का कितना प्यार भी है छोटे भाई के प्रति। मैं कनकव्वे उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी चाल ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, तो उन्होंने उछलकर उसी वक्त डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे उनके दौड़ रहा था। बच्चों देखो, बड़े भाई साहब ने कितनी ईमानदारी के साथ कह दी कि उनका भी मन करता है कनकव्वे उड़ाने के लिए, लेकिन वो इसलिए नहीं उड़ा पाते ताकि छोटा भाई उनको देखते गलत रास्ता न पकड़े। बच्चों, अगले ये पाठ हमने पूरा ख़त्म कर दिया, पढ़ लिया है। कल मैं कराऊंगी प्रश्नोत्तर। सो आप प्रश्नोत्तर लिखने के लिए नोटबुक लेकर के तैयार बैठेंगे। मैं सिर्फ पॉइंट्स दूंगी, गाइडेंस दूंगी, उसके बाद आपको खुद लिखना है। सो कल तक के लिए इस पूरे पढ़ाए गए भाग 3 को 2-3 बार आप पढ़ लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।